मेरे इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और आप इसको बड़े सिंपल से तरीके से ही आपने इसको लेना है। कुछ मैथमेटिक्स के ऐसे पैरामीटर हैं जिनको हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको लगेगा कि क्या इन टॉपिक्स या इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की जरूरत है, बट नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। तो वो हम वन बाय वन क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स को हमने इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो लेट अस स्टार्ट। आप सबको पता है बच्चे कि द वर्ड ज्योमेट्री derived from the Greek word geo. Okay, geo meaning is earth in Greek, and दूसरा हमारे पास होता है this one. This is called measurement. ओके, यानी अर्थ मेजरमेंट। ये क्या था, ज्योमेट्री का क्या है, डेरिवेशन है फ्रॉम द वर्ड ग्रीक। ओके, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं अबाउट दिस वन कि इसमें क्या हुआ, ठीक, किस तरह से बना। जैसे अपने इंडिया में एक बुक लिखी गई जिसका नाम था सुलभ सूत्रास। ये अराउंड 800 BCE टू 500 BCE के बीच में थी। तो इसमें ज्योमेट्री के कुछ मैनुअल फॉर्मेशन दिए गए थ्रू वैदिक। तो बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास जो यूक्लिड ने ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया, या ऐसा कह लीजिए कि जो यूक्लिड ने ज्योमेट्री हमें इंट्रोड्यूस की, आज की डेट में तो शायद आपको लग सकता है कि ये तो मेरे को पता ही है, ठीक है, ये तो मेरे को नॉलेज है। बट बच्चे, मैं ये आज की डेट में आप कह रहे हैं, जिस आदमी ने ये सबसे पहले ड्राइव की होगी कि ऐसा होता है, तो उनमें से एक क्या है, यूक्लिड है। ओके, देखते जाइए क्या है। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि किस किस तरह से हम इसमें करेंगे, कि किस तरह से हमारे पास ये सूत्राज आए। इनकी स्टोरीज के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक, कि क्या क्या इसमें आया, किस किस तरह से आया। इसी तरह से यूक्लिड की अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, ठीक, कि यूक्लिड ने क्या क्या डिफाइन किया, ठीक, व्हाट आर द एक्सम, नेक्स्ट, एंड पोस्टुलेट्स। इस टॉपिक में हमारा यही कंसर्न रहेगा, टू लर्न एवरीथिंग अबाउट यूक्लिड, कि क्या क्या उन्होंने डिस्कस किया, किस किस तरह से डिस्कस किया, कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, इस चीज को ड्राइव किया, और हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे जिसके बारे में हम आज क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपने इसी को ही ध्यान में रखना है। बेसिकली हम इसमें हिस्ट्री करेंगे, और उस हिस्ट्री का जो हमारे पास ओरिजिन है यूक्लिड के थ्रू, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं। हाँ, थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लीजिए बच्चे, ठीक। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द वर्ड अर्थ एंड मेटेरिन, यानी मेजरमेंट, ठीक। बेसिकली इट्स द आर्ट ऑफ अर्थ मेजरमेंट इन ग्रीक। तो इसको आर्ट ऑफ अर्थ मेजरमेंट बोल देते थे, जो हमारे पास क्या था। उसके बाद क्या हुआ कि इजिप्ट में इसके काफी पुराने एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं,
ओके। और उसके बाद बेबीलोनियन वर्क आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि ये वर्क हमारे पास आया। अब एक चीज और बता रहा हूं बच्चे, इसमें जो ग्रीक थे ना, उन्होंने ज्योमेट्री का जो रिजल्ट या ज्योमेट्री की जो डेवलपमेंट थी, या जितनी भी उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ी की, वो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से खड़ी की। ठीक है, आपने एशियंट हिस्ट्री में देखा होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या था, यूक्लिड जी अराउंड 300 बीसी बहुत रिनोन्ड ज्योमेट्री के मैथमेटिशियन थे, या ऐसा कह लीजिए मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने मैथमेटिकल के, ठीक है, रिजल्ट्स को प्रूव करना शुरू किया बाय डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक, हर एक रिजल्ट को उन्होंने ड्राइव करना शुरू किया एंड लॉजिकल तरीके से उनको क्या किया, प्रूव किया। तो इसीलिए जो भी हमारे पास ज्योमेट्री है, जो प्लेन फिगर की ज्योमेट्री है, प्लेन फिगर, ओके, उसको किस नाम से जाना लग गया, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से इनको ड्राइव किया इन फार्मूलाज को, कि हम इनको किस नाम से जाना लग जाग गए। अब आपको पता होगा कि हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत एक्सटेंसिव यूज किया था ज्योमेट्री का। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा द रोड्स इन द सिटी वर पैरेलल टू ईच अदर, कि उन सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि रोड्स बड़ी क्या थी, पैरेलल थी। आपने जितना भी इसके बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने जो ब्रिक यूज की उस सिविलाइजेशन में, उन ब्रिक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की रेशियो 2:1 थी। याद है ना सबको, ये याद रखिएगा, हिस्टोरिकल ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या था, इट शो दैट इट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड ज्योमेट्री। तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन थी जो बहुत ही क्या थी, हाईली सिविलाइज्ड मैथमेटिकल सोसाइटी थी, जिनकी ब्रिक्स की रेशो भी इस तरह से फाइंड आउट की गई कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की रेशो क्या थी, इस तरह से थी। अब आपने एक चीज और बच्चे पढ़ी होगी, हमारे इंडिया के मैथमेटिशियन हुए ब्रह्मगुप्ता। ठीक, 590 एडी। तो he has founded the formula to find the area of cyclic quadrilateral। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, फार्मूला इन्होंने क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया था। फिर उसके बाद हमारे पास भास्करा, ये मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूं बच्चे। भास्करा टू, born in 1114 AD। ठीक, इन्होंने डाइसेक्शन प्रूफ दिया, किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका दिया बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम का। आपको लग रहा होगा कि आज सर कहीं हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाने लगे, बट इस चैप्टर के लिए बच्चे थोड़ी सी हिस्ट्री सीखनी जरूरी है, कि फ्रॉम वेयर वी कम। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चे, आर्यभट्ट। इनको तो आप सारे जानते ही होंगे। ये मैं इनकी थोड़ी थोड़ी सी कुछ अराउंड 476 एडी, थोड़ा बहुत तो ईयर में इधर उधर हो सकता है बच्चे, बट कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया के ऊपर क्या किया, वर्क किया। और इन्होंने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई पे भी क्या किया, वर्कआउट किया, उसमें भी आया। इसी तरह था बच्चे, सबसे पहले हमारे पास थेल्स मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये प्रूफ दिया कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट किया जा सकता है। सर्कल को इक्वल पार्ट्स में क्या किया जा सकता है,
बाइसेक्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ बच्चे क्या थे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे जो हम ज्योमेट्री के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हिस्टोरिकल पीडीएफ भी आपको मैं भेज दूंगा पूरा, आप उसको स्टडी कीजिएगा, रीड कीजिएगा। बट माय पॉइंट इज, अब मेरा जो टॉपिक है बच्चे यहां से शुरू होता है, व्हाट इज एक्सम, नोट करते जाइए। ठीक, द बेसिक फैक्ट प्लीज बाद में मेरे से मत पूछिएगा कि आप एग्जाम एग्जाम कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो आप अब नोट करते जाइएगा, द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसको हम ये मान लेते हैं कि ये तो क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, द अजम्पशन यूज्ड थ्रू आउट इन मैथमेटिक्स विच आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब जिसके बारे में हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इनको हम क्या कहते हैं, एक्सम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, और इसकी तो मैं कुछ यूक्लिड के कॉमन एक्सम यहां पे नोट कर रहा हूं। यूक्लिड ने जो हमें कॉमन एक्सम दिए, तो मैं उन को यहां पे क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, या उनके बारे में मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, देखिए क्या था, सबसे पहला एग्जाम उन्होंने जो ड्राइव किया, उन्होंने कहा कि इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c, तो व्हाट वी कैन से, वी कैन से a इज आल्सो इक्वल टू c। अब आपको ये पता लगता होगा कि ये तो मेरे को भी पता है, यूक्लिड जी को ने क्या इनोवेट किया। ठीक है बच्चे, ये पहले थे जिन्होंने ये बताया। ठीक, आज हम कितने टाइम बाद ये चीज कह रहे हैं, तो उन्होंने ये फर्स्ट था, उसने उन्होंने कहा इफ टू थिंग्स आर इक्वल and one same thing is equal to third thing, then first and third is equal. This is the first exam Euclid has given to the mathematics. दूसरा एग्जाम देखिए उनका, उनका दूसरा इक्वल था बच्चे कि इफ a is equal to b, then a plus c is equal to b plus c. इसका मीनिंग देखिए, इनका मीनिंग ये है बच्चे कि अब आपको लगता होगा कि इसमें भी क्या नई चीज है, बट यूक्लिड ने इस एग्जाम के बारे में कहा इफ सेम टर्म इज एडेड टू इक्वल टर्म, if same term is added to equal term, then they remain equal. This is the second assumption. इसको एक्सिम ही बोल रहे हैं बच्चे, आपको डिस्टिंक्शन करनी है, व्हाट्स आर द एक्सम्स, पोस्टुलेट्स एंड एवरीथिंग। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते जाइए। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड वन। अब दूसरा बच्चे इसका ये है, आप अपने आप ही गेस कर लेंगे कि व्हाट आई वांट टू से, और मैं आप सबका व्यू लूंगा। इफ a इज इक्वल टू b, देन a माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस सी। चलिए आप सारे यूक्लिड बनिए और इसको स्टेटमेंट में बनाइए जल्दी से। व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, If same term is subtracted from equal term, then they remain equal. To equal term, then it remain equal. Term is subtracted to equal term, then they remain. वेरी गुड, वेरी गुड, ओवरवेलमिंग। ठीक, इफ सेम टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू इक्वल, देन दे रिमेन्स इक्वल। तो ये भी बच्चे उनका एक एग्जाम था। अच्छा, एक चीज उन्होंने बड़ी बढ़िया कही, ये देखिए क्या है, थिंग्स
which are coincide with one another are equal to one another. कि जो भी थिंग्स क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी एक दूसरे के, वो डेफिनेटली क्या होंगी, इक्वल होंगी. ओके. दुरा, समीन, जहरा. यस बच्चे, आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. अच्छा, कहां से बोल रहे हो बच्चे? Sir, Srinagar. ओके, समझ आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू. नेक्स्ट वन वी आर गोइंग फॉर द फिफ्थ. द होल इज ग्रेटर देन पार्ट. अच्छा, एक चीज देखिए, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट. अब ये तो आप पक्का मुस्कुराएंगे कि ये तो मेरे को भी पता है, ठीक, कि जो होल होता है वो पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है. और कई बार तो मेरे को ये प्रूव करने के लिए ऐसे करना पड़ता है कि ये लीजिए एक सर्कल, अब उस सर्कल में से मैंने इतना का पार्ट कर दिया कट, ठीक, ये पार्ट हो गया ना. अब मैंने इस पार्ट को ऐसे अलग कर दिया. तो अब मैं यहां पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो है रेड वाला है, ये इस ग्रीन वाले से क्या होगा, बड़ा होगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्सम, कि यानी जिनके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ थी. ओके. अब दूसरी बात पे आते हैं हम बच्चे. नेक्स्ट मूव कर रहा हूं मैं, और नेक्स्ट मूवमेंट देखिए, एक और चीज, ये सिक्स्थ एग्जाम जा रहा है मेरा. एंड व्हाट ही सेड, if a is equal to b, then 2a is equal to 2b. चलिए, अब आप इसको, सपोज यू ऑल आर यूक्लिड, मेक द स्टेटमेंट. If we multiply Same two term multiplied to given terms, multiplied, then same same term is multiplied to two terms, then the remaining. वेरी गुड. देखिए क्या कहा, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. मीन्स टू से कि हमारे पास टू थिंग्स इक्वल थी, हमने उनको डबल कर दिया तो वो फिर भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी. और अगर मैं 7th नंबर एग्जाम में चला जाऊं बच्चे, तो अब मेरे ख्याल में मेरे को इसका एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे व्हाट डू वी मीन. नाउ इस एग्जाम में हमने डबल किया था, इस एग्जाम में हम उनको क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं. कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल एंड वी कैन हाफ देमसेल्फ, तो देयर मीन्स इक्वल. अब एंड इसमें लास्ट एग्जाम में आ जाइए बच्चे, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, a इज ग्रेटर देन c. ओके. क्या कहना है बच्चे इसमें, कि अगर फर्स्ट टर्म सेकंड से बड़ी है, सेकंड टर्म थर्ड से बड़ी है, तो फर्स्ट टर्म थर्ड से डेफिनेटली क्या होगी, बड़ी होगी. ओके. तो ये आपके पास क्या हो गए, क्या होंगे बच्चे, एग्जाम होंगे. ठीक, टोटल कितने थे, 8. अब थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, एग्जाम के बाद. ठीक, तो एग्जाम के बाद कुछ इंसिडेंट्स एग्जाम है बच्चे.
ये भी आपके नॉलेज के लिए है। इसमें पहला देखिए, अ लाइन कंटेन infinitely many points। चेक कीजिए क्या है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक लाइन है और अब इस लाइन के ऊपर, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लास्ट में चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उसमें जब हम उसका ग्राफ बनाते थे तो वी कैन से कि उसके ऊपर क्या होते हैं, इनफाइनाइट क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली क्या हो सकते हैं, हो नहीं सकते, होंगे। इनफाइनाइटली क्या होंगे, मैनी पॉइंट्स होंगे। तो ये फर्स्ट है। सेकंड वन, सपोज कीजिए यू हैव अ 1 पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रू दिस पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू। क्या हो सकती हैं बच्चे, इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट P के थ्रू क्या कर सकती हैं, पास कर सकती हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इसका क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। नाउ आई कम टू द थर्ड वन। Third one, if we have 2 points, let us suppose this is A and let us suppose this is B। ये आपके 2 पॉइंट्स हैं। One and only one line drawn between A and B। A और B के बीच में अगर if we have 2 different point A and B, अगर A और B के बीच में only one line होगी, straight line, okay, this is the third इंसिडेंस। ओके, तो ये उसकी लिटिल बिट क्या थी, एक्सटेंशन थी, लिटिल बिट एक्सटेंशन। ओके, जो हमारे पास कॉमनली क्या की गई, डिस्क्राइब की। अब जल्दी से मैं आपसे पूछूंगा, मेरे ख्याल में तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट किसी का भी अगर कोई हाफ डाउट हो या यस सक्षम। सर थर्ड वाला एग्जाम एक बार वापस बता दो। बच्चे जो अभी बताया है सर वो ये वाला थर्ड वाला, ये वाला, नो नीचे वाला। अच्छा नीचे वाला, ये वाला। बच्चे ये तो मैंने ये कहा है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं A एंड B, कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंट पॉइंट, तो उन डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जस्ट वन स्ट्रेट लाइन होगी, वन। अब आप जा तो ऐसे भी सकते हैं, बट वो क्या नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ओके ओके सर। हार्दिक, सर मेरे को सेकंड वाला समझ में नहीं आया आपका। सेकंड वाला कौन सा बच्चे, इसी में ये पॉइंट वाला। यस मैम सर, ये जिसके अंदर आप बोल रहे हैं कि इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। हाँ बच्चे ये देखो, ये देखो, ये एक आपके पास पॉइंट है, तो मैं इसमें से कितनी लाइनें पास करवा सकता हूँ ये बताओ। तो इनफाइनाइट बहुत सारी कर सकता हूं ना, तो बस फिर आप भी यूक्लिड है, आपको पता है ये चीज, है ना। तो यही उन्होंने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं हम, सिमरन। एंजल, यस सिमरन, यस प्लीज जल्दी से। मैं फर्स्ट वाला समझाया था, A is equals to B, B is equals to C और A is equals to C, वो वाला फिर से समझा दो। बच्चे ये तो हमें पता ही है, अगर हमें कोई ये कहे कि A is equal to B है और कोई दूसरा आके आपको ये कह दे कि B is equal to C है, तो व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं ना कि A की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, C के इक्वल होगी। अब मान लीजिए आपको कोई कह दे कि X is equal to Y है और Y की वैल्यू 3 है, तो X की वैल्यू कितनी होगी, सर 3। बस यही है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सिमरन, एंजल। सर जो आपने सिंपल एग्जाम
उसका जो फोर्थ था सिमरन की आवाज, चलिए कोई बात नहीं एंजल। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, नोट दिस स्टेप। व्हाट आर पोस्टुलेट्स? इनको चेक कीजिए कि ये हमारे पास क्या होते हैं, या हम इनको किस तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, कोई बात नहीं है, आपको पूरा पीडीएफ आएगा इसका बाद में, डोंट वरी। ठीक, जो मैं बोल रहा हूं पूरे का पूरा पीडीएफ आपको सेंड करूंगा। देखिए बच्चे, जो एग्जाम थे हमारे पास, हो सकता है मेरे एसेंट में थोड़ा सा डिफरेंट हो आपसे, ये जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक, जनरल मतलब कहीं पे भी किसी के लिए भी हो सकती है। अब जो आपके पास पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है, ये होते तो एग्जाम ही है, but they are related to particular field. ये किसके साथ रिलेटेड होते हैं बच्चे? किसी पर्टिकुलर फील्ड के साथ क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। अब हम यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ओके, ये आपकी बुक में भी बड़े अच्छे तरीके से दिए गए हैं और हम भी इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। ये 5 ही हैं। ओके, तो पहला पोस्टुलेट्स देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट टोटल 5 है। पहला पोस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। देखिए, हमारा एक पहले एग्जाम हमने डिस्कस किया था इंसिडेंट। अब इस पोस्टुलेट्स में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई बच्चे? ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो इनके बीच में क्या ड्राउट किया जा सकता है? स्ट्रेट लाइन। ये यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड वन आइए, अ टर्मिनेटेड लाइन। सपोज कीजिए, जिसको आप लाइन सेगमेंट कह देते हैं, टर्मिनेटेड लाइन, ये ए और बी पे क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। तो यूक्लिड ने कहा था कि इस लाइन को दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। ठीक, तो बच्चे ये ज्यादातर ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड हैं। ठीक, तो ये इसीलिए मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड। दिस वन। यस बच्चे, हरमनजोत। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग सर, तो सेकंड पोस्टुलेट सुनाई नहीं दिया। सेकंड पोस्टुलेट बच्चे ये है कि इफ यू हैव अ लाइन, ठीक, सेगमेंट, या आप ऐसा कह लीजिए यू हैव अ टर्मिनेटेड लाइन, ये लाइन आपकी टर्मिनेट है ए और बी पॉइंट्स पे। ओके, तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन बोथ डायरेक्शंस। यानी ये बी की डायरेक्शंस में भी इनफाइनाइटली जा सकती है, ये ए की डायरेक्शंस में भी इनफाइनाइटली क्या की जा सकती है? एक्सटेंड की जा सकती है। ओके, नाउ आई कम टू द थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आपका ये है बच्चे, मैं आप बिल्कुल करूंगा। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर पॉइंट एंड एनी रेडियस। ठीक, कि कोई भी सर्कल किसी भी पॉइंट को सेंटर लेके और कितना भी रेडियस लेके क्या किया जा सकता है? ड्राउट किया जा सकता है। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट्स।
ओके, हाँ आपकी बुक में कहां पे प्रेजेंट है बच्चे? बाकी तो सब कुछ आपको दिया ही हुआ है, तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 82 पे 5 postulates एंड में, तो मैं वही कर रहा हूं। एंड नाउ वी कम टू द फोर्थ वन। हाँ, इसके बारे में अभी और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम, पहले इन postulates के बारे में आ जाइए। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। अब ये बड़ा मजेदार है, आपको लगेगा यूक्लिड जी ये क्या कह गए, ये तो मेरे को ही पता है। ठीक है, मैं वही बात कह रहा हूं बच्चे, ये फर्स्ट थे कि राइट एंगल जो होगा, जिसको हम 90 डिग्री बोल देते हैं, कैसा भी हो सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिनको हम लेटर चैप्टर में करेंगे भी, एएस प्रॉपर्टी के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इनका जो मेजर पास्टुलेट है बच्चे, जो नेक्स्ट वाले चैप्टर में अप्लाई भी होगा, दैट इज फिफ्थ पास्टुलेट। इसको रीराइट भी किया गया, बहुत सारे इसमें से कंक्लूजन किए गए, तो उसमें देखिए क्या था। एक चीज देखिए, उन्होंने कहा कि इफ वी हैव टू लाइंस, कैसी भी हो, ठीक, एंड वन लाइन फॉल्स ऑन इट लाइक दिस। बाद में मैं इनको नाम बताऊंगा क्या क्या है, पहले इनको इस तरह से देख लीजिए। इफ टू स्टेट if a straight line falls on two straight line which makes an interior angle of the same side। देखिए अब क्या है, देखिए ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, these are called interior angles, and this is angle 3 and this is angle 4। अब देखिए इंटीरियर एंगल का हम सम देखेंगे, अगर आप 1 + 2 का सम करेंगे, ठीक, तो ये लेस देन 180 आएगा, आप देख भी रहे होंगे। बट अगर आप 3 + 4 का सम करेंगे, तो दिस इज मोर देन 180। ओके, अब उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास टू लाइंस के ऊपर वन लाइन फॉल कर रही है और आपके इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 है, और आप उन लाइंस को आगे प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे को क्या करेंगे, मीट करेंगे, डेफिनेटली मीट करेंगे। और अगर आपका सम मोर देन 180 है, तो वो लाइन कभी भी क्या नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी, वो ऐसे एक्सटेंड होती जाएगी। ठीक, अब तीसरी इसमें चीज ऐड की गई कि अगर इनका सम 180 के इक्वल हुआ, यानी 1 और 2 का सम क्या हो गया 180, 3 और 4 का सम भी फिर इसका मतलब क्या होगा 180 होगा, तो फिर ये लाइन एक दूसरे के क्या चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, रेलवे ट्रैक की तरह। ठीक, तो ये इनका क्या था, फिफ्थ पोस्टुलेट्स था, विच इज वेरी वेरी यूनिक। यस विनय गोयल। सर वो एल 1 + L2 180 कैसे आया? नहीं कैसे नहीं आया बच्चे, अभी तो हम बात कर रहे हैं, कैसे तो हम लेके आएंगे अभी। ओके सर। थैंक यू। आप 9th क्लास में ही हैं? चलिए फिर से देखिए बच्चे, जब उन्होंने पोस्टुलेट लिख दिए तो फिर उन्होंने 1 बाय 1 उनको क्या किया, प्रूव किया। नेचुरल है, प्रूफ तो बनता है, मैथमेटिक्स में प्रूफ के बिना तो कोई मानता ही नहीं है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम एक, मैं फिफ्थ पोस्टुलेट्स को बच्चे एक बार फिर से डिफाइन करना चाहूंगा। ये देखिए, थोड़ा सा कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये चीज समझ नहीं लगी। ये 2 लाइंस थी, तो मैंने थोड़ी सी इनको कॉमन ले लिया, थर्ड लाइंस फॉल्स ऑन इट। ये इंटीरियर एंगल है 1 एंड 2। अब आप देख रहे होंगे कि 1 + 2 का सम 180 के लेस है। अब अगर मैं इनको प्रोड्यूस करूंगा,
तो ये डेफिनेटली क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। अच्छा, आपके उसने 180 नहीं कहा था बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। जो पास्टुलेट जी ने हमारे पास लिखा था वो 180 नहीं लिखा था। आपकी बुक में देख लीजिए क्या लिखा था उन्होंने, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ टेकन लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो लेस देन 2 राइट एंगल्स यानी लेस देन 2 राइट एंगल आज की डेट में हम कितना मान लेंगे, लेस देन 180 मान लेंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको बोल दिया। अगर इन इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 2 राइट एंगल हुआ तो ये डेफिनेटली मीट करेंगी, और अगर मोर देन 180 हुआ, 2 राइट एंगल्स हुआ, तो ये मीट नहीं करेंगी, ये इस तरह से एक्सटेंडेड हो जाएंगी। और अगर इक्वल टू हुआ, ठीक, तो फिर ये इस तरह से क्या करेंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेट है जिनको हम यहां पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब आइए तीसरी चीज जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। एक हमारे पास मैथमेटिक्स में बच्चे इसको नोट कीजिएगा, वर्ड आता है स्टेटमेंट। आई डोंट नो इंग्लिश में आप इसको कैसे लेते हैं, बट मैथमेटिक्स में जब हम कहते हैं कि इट इज अ स्टेटमेंट, तो हम कहते हैं कि इट इज अ सेंटेंस which is either true or false but not both। यानी ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिए कैसे। अब अगर मैं आपको कहूं कि चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, बताइए इट इज द स्टेटमेंट और नॉट। हमने तो योगी बदल दिया। Sir, it is a statement. Yes, sir. It is a statement. It is a statement. हाँ, देखो बच्चे, इसको रीड करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि सर को तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। ठीक है, फॉल्स है तो दैट मींस इट इज अ स्टेटमेंट। हाँ, आगे उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, वो बात की बात। अब आइए, अगर मैं आपको कहूं दूसरा, शट द डोर, हाँ जी प्लीज इसके बारे में। Sir, it is not a statement. It's not a It is statement. not a statement. वेरी गुड, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसको रीड करने के बाद अब मान लीजिए एंजल के मम्मी कहते हैं कि ये दरवाजा बंद कर दो, अब हो सकता है ये चली जाए, हो सकता है ये ना जाए। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है इसमें, तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि ये ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। ओके, तो हम इसके बारे में, इसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते, दैट्स व्हाई हम इसको स्टेटमेंट नहीं मानते। तो याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट क्या होती है। नेक्स्ट आइए, अब आप इसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सुनेंगे बच्चे, थ्योरम। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क है। ठीक, व्हाट इज थ्योरम, तो पहले इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बारे में हम लिखेंगे। A statement which require a proof is called theorem। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसके लिए आपको क्या देना पड़े, प्रूफ देना पड़े, दैट इज कॉल्ड थ्योरम। या हम इसको दूसरा, इसकी डेफिनेशन ये कह देते हैं बच्चे, द प्रोसेस ऑफ
establishing the truth of a statement through logical reasoning is called, what we call it, थ्योरम। तो याद रखिएगा, अब अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन एंड एंगल वाले चैप्टर में बार बार यूज करूं व्हाट इज थ्योरम, तो आप समझ जाइएगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। क्योंकि अब हम 9th और 10th, 9th के बाद 10th में बहुत जगह पे कहेंगे दिस थ्योरम, दैट थ्योरम, दिस वन, तो आप याद रखिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, आपने ये चीज तो स्टडी की होगी कि जो आपके पास एक ट्रायंगल होती है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये थ्योरम है। हम कहते हैं कि दिस इज द थ्योरम, क्योंकि हम इसको लॉजिकली क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ओके, और जो आपका 5th का कोई भी हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी जिसको हम लॉजिकली प्रूव करेंगे, तो दैट बिकम्स अ थ्योरम। और एक जो मैंने कहा था एक्सिम, जिनको हम प्रूफ नहीं करते वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सिम। अब आ गया ये, बहुत सारे ऐसे हैं। एक हमारे पास और चीज आती है बच्चे, दैट इज कॉल्ड कॉरोलरी। ये बार बार लिखा होता है, ठीक। ये क्या होता है, रिजल्ट डिडक्टेड फ्रॉम थ्योरम। देखिए, अगर हमने किसी थ्योरम से कोई अनदर रिजल्ट क्या कर लिया, बना लिया, तो दैट इज कॉल्ड कॉरोलरी। ओके, तो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, व्हाट आर द एक्सम्स, ओके, क्या क्या कॉमन एग्जाम थे, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, ओके। फिर हमने डिस्कस किया थ्योरम, कॉरोलरी, ओके, स्टेटमेंट, और अब मैं आ रहा हूं आपके पास इस चीज के साथ, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। क्योंकि ये चैप्टर डील्स विद ज्योमेट्री है, तो हमें इस पे जाना ही होगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं जो डेफिनेशन कर रहा हूं बच्चे, वो है पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट, देखिएगा, अ पॉइंट is that which has no part, यानी पॉइंट का कोई पार्ट नहीं कर सकते हम। जैसे मैंने ये लिखा कि दिस इज द पॉइंट, तो इसके आगे सब पार्ट नहीं किए जा सकते, ठीक। अब चाहे मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दूं कि दिस इज द पॉइंट, तो जिसके आगे पार्ट्स नहीं किए जा सकते, तो वो क्या होता है, पार्ट होता है। ओके, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ और नो थिकनेस। ना इसकी लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेड्थ होती है, और ना ही इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। इसको हम डॉट के साथ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। ओके, अब जैसे देखिए, मैंने एक इसमें ऐसे लिखा, और ये इसको मैं किसी भी कैपिटल लेटर के साथ क्या कर देता हूं, डिनोट करता हूं। जैसे मैंने इस पॉइंट को डिनोट कर दिया कि लेट इट्स अ पॉइंट। दूसरा आ जाइए बच्चे, लाइन। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आप मेरी वीडियो पे देखिएगा। आप किसी पेपर को फोल्ड कर दीजिए, ओके, किसी पेपर को क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। तो अब जब आप पेपर को फोल्ड करेंगे और उसको बाद में आप ओपन करेंगे, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाती है, लाइन क्रिएट हो जाती है, जानते हो ना। तो व्हेन अ पेपर ऑफ पीस इज फोल्डेड,
हाँ, हम उसको ना जैसे कपड़ों में क्रीज नहीं बोलते कि अच्छे से क्रीज बना दो, ठीक। द क्रीज रिप्रेजेंट द लाइन। अगर आप पेपर को फोल्ड करेंगे तो उसके बीच में जो क्रीज बन जाती है दैट इज कॉल्ड अ लाइन। और लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चे क्या है, दिस, ओके। इसको लाइन को हम स्मॉल एल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, और इसको हम कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, ये अनलिमिटेड चलती है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेट हो जाएगा, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन करें। और तीसरी चीज आइए, अगर आपके पास दो डिफरेंट लाइन हो, तो अगर वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट होगा। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं तो नो कॉमन पॉइंट होगा। बट अगर कोई लाइन किसी लाइन के ऊपर ही है, यानी कोइंसिडेंट है, ठीक। जैसे पहले मैंने पहली लाइन को मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया, ब्लैक कलर से, ओके। दूसरी को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये कोइंसिडेंट होगी। तो इसका मतलब इनमें इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होंगे इसमें बनेंगे। एंड ये हमारा आज तक का टॉपिक है। और इसके बाद मैं फिफ्थ पोस्टुलेट को रीराइट करूंगा, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, और प्लेन के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।